सुप्रभात बच्चों। कल हमने हिंदी व्याकरण में भाषा और व्याकरण पढ़ा। उसी कड़ी में आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हमने ये जाना कि भाषा को लिखित रूप देना ही लिपि कहलाता है और लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए कुछ निश्चित चिन्ह रखे गए हैं। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनि के सबसे छोटे अंश हैं, इसीलिए इनका खंड नहीं किया जा सकता, अर्थात इनको बांटा नहीं जा सकता। इस प्रकार हम जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हम इसे खंडित नहीं कर सकते, जैसे अ, आ, क और म। वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है तथा शब्दों के मेल से वाक्यों का निर्माण होता है। जैसे राम विद्यालय गया, राम विद्यालय गया। इन्हीं सार्थक शब्दों के समूह से हमने वाक्य का निर्माण किया। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? बच्चों, जैसे अलग अलग मोतियों को एक धागे में पिरोकर हम एक माला का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार अलग अलग विभिन्न प्रकार के वर्ण समूहों को मिलाकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। क्योंकि हम जब उनको एक समूह में रखते हैं, क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं और उसी वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा गया है। वर्ण के भेद कितने होते हैं? अब हम ये पढ़ेंगे कि वर्णों के भेद क्या हैं। तो मानक रूप, हमने पिछले अध्याय में आपको बताया था कि हिंदी का मानक रूप क्या है। शुद्ध शब्द को मानक रूप कहा गया है हिंदी में। इसलिए हिंदी वर्णमाला के अनुसार वर्ण के 3 भेद हैं। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह वर्ण के भेद हैं। अब स्वर किसे कहते हैं हम ये समझेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, जब भी हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, उच्चारित करते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर की हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं। और स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। स्वरों का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं और हिंदी में 11 स्वर हैं, जो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के भेद। स्वर के भेद होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। तीसरा है प्लुत स्वर। स्वर के जो भेद होते हैं, उन तीनों भेदों का हम अध्ययन करेंगे। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिनका हम उच्चारण करते हैं अर्थात हम मुख से बोलते हैं, उसको बोलने में बहुत कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं: अ, ई,
उ और री, इनकी संख्या 4 है। दूसरा हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। इन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर, जो आपने ह्रस्व स्वर पढ़ा उससे दोगुना समय लगता है, उससे ज़्यादा समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 7 है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। तो हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर जिनकी संख्या 4 है, दीर्घ स्वर पढ़ा जिनकी संख्या 7 है। अब हम पढ़ेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से लगभग तिगुना समय, ह्रस्व स्वर जो आपके 4 हैं उनसे तिगुना समय प्लुत स्वर में लगता है और इसे प्रकट करने के लिए हम इसके आगे अंग्रेजी अक्षर का एस का प्रयोग करते हैं। यही इसका चिन्ह है, प्लुत स्वर का चिन्ह है। अधिकतर हम प्लुत स्वर में किसी को दूर से पुकारने के लिए अथवा बुलाने के लिए हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं, जिसमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। स्वर के भेद में हमने पढ़ा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। उसके बाद आता है व्यंजन। वर्णों का जो भेद है उसमें दूसरा भेद है व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से टकराकर बाहर निकलती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। अर्थात हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि हम व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेते हैं, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं होता। अब व्यंजन के भेद। व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। प्रथम है स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। और चौथा है संयुक्त व्यंजन। अब हम स्पर्श व्यंजन की परिभाषा पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन को बोलते समय हमारी जीभ कभी कंठ, कभी तालु, कभी दांत तो कभी होठ का स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजन का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो हमारी जिह्वा अर्थात जीभ कभी हमारे कंठ को, कभी तालु को, कभी दांत को तो कभी होठ को स्पर्श करती है, इसीलिए हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। हम इनको 5 भागों में बांट सकते हैं। स्पर्श व्यंजन को हमने 5 भागों में बांटा है। चूँकि इनकी संख्या 25 है, इसलिए हमने इनका वर्गीकरण किया है और 5 भाग में बांटा है। क से लेकर अंग तक, च से लेकर इय तक, ट से लेकर अड़ तक, त से लेकर न तक और प से लेकर म तक। इनका अलग अलग वर्ग बनाया है। स्पर्श व्यंजन को हमने 5 भागों में बांटा है। उसके 5 वर्ग होते हैं। तो क से लेकर और म तक 5 वर्ग में बना दिया गया है।
क वर्ग में क से लेकर अंग तक पहला वर्ग है जिसका स्पर्श स्थान है कंठ, अर्थात क ख ग घ अंग। जब भी हम इन व्यंजन वर्णों का प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमारी जिह्वा कंठ को छूती है। च वर्ग में च से लेकर य तक स्पर्श स्थान है वो तालु है, अर्थात उच्चारित करते समय हमारी जिह्वा तालु को छूती है। ट वर्ग में ट से लेकर अड़ तक ये मूर्धा है, ये हमारा स्पर्श स्थान है। त से लेकर न तक दंत है स्पर्श स्थान, और प से लेकर म तक ओष्ठ है, अर्थात ओठ है हमारा, ये स्पर्श स्थान है। 25 वर्ण व्यंजन जो होते हैं उनका हमने 5 प्रकार से वर्गीकरण किया है, और इसका पढ़ने का जो सबसे अच्छा माध्यम है, आप इसको शॉर्ट में बना के पढ़ सकते हैं। कचट तप, कचट तप सबसे आसान तरीका है इस स्पर्श व्यंजन के पहले वर्ग को याद करने का, तब आपको याद करने में आसानी होगी। हर वर्ग का पहला वर्ण आपने लिया, व्यंजन वर्ण आपने हर वर्ग का पहला लिया, तो ये आपका सूत्र बन जाता है कचट तप। अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल और व। इनका स्पर्श स्थान है, हमारे मुख के किसी भाग को हमारी जिह्वा स्पर्श नहीं करती, पूरी तरह से स्पर्श नहीं करने के कारण इनकी संख्या 4 है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में हम हमारे जो उच्चारण करते हैं हम व्यंजनों का, उससे हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है। आपको पता है कि ऊष्मा का मतलब गर्मी होता है, तो जब भी हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं और गर्म हवा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है, जैसे श, श, स, ह। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जब हम उच्चारित करते हैं तो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग से उसका निर्माण करते हैं, अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यंजन के योग से बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे छ, ये छ जो है ये क और श के प्रयोग से बना हुआ है। त्र, त और र के योग से बना है। ज्ञ, ज और य के प्रयोग से बना है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं छ, त्र, ज्ञ। अब हम पढ़ेंगे अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ है कि जो योग न होने पर भी साथ रहे, अर्थात व्यंजन वर्णों में हम उनका योग नहीं करते, उनको नहीं जोड़ते, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ रहते हैं। अंग और अह, अंग और अह ऐसी 2 ध्वनियां हैं जिनका न तो जिन्हें स्वर में गिनती की जाती है जिनकी, और ना ही व्यंजन में, लेकिन फिर भी ये हमारे साथ रहते हैं, इसीलिए हम इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनका प्रयोग 3 प्रकार से होता है। इनका प्रयोग 3 प्रकार से होता है। पहला है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक, और तीसरा है विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह है, अनुनासिक का चिन्ह है, और विसर्ग का चिन्ह ये है। तो ये जो तीनों चिन्ह है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग,
अनुस्वार का प्रयोग हम कब करते हैं कि जब जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है वे अनुस्वार कहलाते हैं। अनुस्वार का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है। इन्हें शिरोरेखा के ऊपर, इस लाइन को हम शिरोरेखा कहते हैं और इनके ऊपर एक बिंदु के रूप में हम इन्हें दिखाते हैं, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंत, मंद आदि। शिरोरेखा के ऊपर हमने बिंदी लगा दिया। अब दूसरा पढ़ेंगे अनुनासिक। शिरोरेखा के ऊपर चंद्रमा बना के उसके बीच में जो बिंदी लगती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं और इनके उच्चारण के समय हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती है, अर्थात हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। इनका प्रयोग हम शिरोरेखा के ऊपर बिंदु, चंद्र बिंदु लगाकर करते हैं, जैसे गांव, आँख। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण हमेशा ह के समान होता है। विसर्ग हमेशा ह के रूप में उच्चारित किया जाता है। इनका प्रयोग संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। अतः हम जैसे लिखते हैं मनः, और इस चिन्ह को हम हमेशा ह के रूप में उच्चारित करते हैं। विसर्ग का चिन्ह जो आपने देखा उसको हम हमेशा ह के रूप में ही उच्चारित करते हैं, जैसे मनः, प्रायः इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे उच्छिप्त व्यंजन। जिस प्रकार आपने पढ़ा अयोगवाह में अंग और अह जो ध्वनि है जिनका योग नहीं होता है, स्वर में गिनती नहीं होती है फिर भी वो साथ रहते हैं, उसी प्रकार हमारे व्याकरण में उच्छिप्त व्यंजन है ड़ और ढ। ये जो ध्वनि है ये विशेष व्यंजन है, ये दोनों विशेष व्यंजन कहलाते हैं और इनका उच्चारण जो है जीभ को हम ऊपर उठाकर आगे की ओर फेंक कर करते हैं, अर्थात हम अपने मुख में अपनी जिह्वा को आगे की ओर ऊपर उठाते हैं फिर आगे की तरफ फेंकते हैं, इसीलिए हम इनको उच्छिप्त व्यंजन करते हैं। लेकिन इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से कभी नहीं होता। किसी भी शब्द का शुरुआत इन व्यंजन वर्णों से नहीं किया जाता, इसीलिए हम इन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इनका प्रयोग हमेशा बीच में या आखिरी में होता है। अब जैसे इनके उदाहरण हैं, जैसे पढ़ना, पेड़। अब हम पढ़ेंगे आगत ध्वनि। आप जानते हैं कि भाषा परिवर्तनशील होती है और हम भाषा में विभिन्न देशों के अनेक व्यंजन वर्णों का अपने व्यंजन में इस्तेमाल करते हैं और अपने शब्दकोश में हमने उनको जगह दिया है। तो कुछ ध्वनियाँ जो हैं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गई हैं, जैसे अंग्रेजी का अ, अरबी फारसी का ग, ज और फ। ये तमाम सारी ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका प्रयोग हम अपने हिंदी भाषा में करते हैं, उन्हें ही हम आगत ध्वनि कहते हैं। जैसे इन ध्वनियों के सहयोग से बना हुआ शब्द होता है डॉक्टर, कॉलेज, गज़ल, ज़रूर, और फिक्र। तो ये शब्द जो हैं ये आगत ध्वनि के उदाहरण हैं। अब चूँकि हमने वर्ण विचार पढ़ा है ऊपर, इसलिए हमको पता है कि जब भी हम उन स्वर को और व्यंजन वर्णों को साथ मिलाकर लिखने की बात करेंगे तो हमको कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा और उन्हीं विशेष चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। जब भी स्वर और व्यंजन को मिलाकर हम कुछ लिखने का प्रयोग करेंगे उन्हीं चिन्हों को हम मात्रा कहेंगे। और मात्रा जो है हमेशा स्वर का प्रयोग उसका मात्रिक चिन्ह के रूप में किया जाता है। जैसे अ से लेकर
औ तक आपने स्वर को पढ़ा, उन्हीं के मात्रिक चिन्हों का प्रयोग हम व्यंजन के साथ करते हैं। चूँकि व्यंजन के साथ स्वर स्वयं जुड़े होते हैं, इसलिए केवल हम व्यंजन में उनके मात्रिक चिन्हों का ही प्रयोग करते हैं। हमने मात्रा पढ़ा, स्वर के सारी मात्राओं को हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। शब्द के वर्णों को अलग अलग कर देना। शब्द के जो वर्ण होते हैं, चूंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, इसलिए शब्द के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। और वर्ण विच्छेद में सभी व्यंजन के नीचे हलंत लगता है, क्योंकि जब भी हम हलंत लगाते हैं तो उस व्यंजन वर्ण से स्वर को बाहर कर देते हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप में नयन, न चूंकि हमारा व्यंजन वर्ण है, इसलिए हमको हलंत लगाना है, और न से स्वर को बाहर करेंगे तो अ निकल के आएगा। प्लस य व्यंजन वर्ण है तो हलंत लगाना है, उसमें से स्वर हमने बाहर निकाला तो अ आ गया, और फिर न है व्यंजन वर्ण है, उसमें से स्वर बाहर निकाला तो अ आ गया। इस प्रकार ये वर्णों का विच्छेद कहलाता है, जो आपने यहाँ देखा। अब वर्तनी पढ़ेंगे हम। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि मानक रूप का प्रयोग हम करते हैं भाषा में शुद्ध और अशुद्ध शब्द के रूप में। और आपको ये बताया था मैंने कल कि व्याकरण में हमेशा मानक शब्दों को ही जगह दिया गया है। विद्वानों ने समय समय पर उसमें कुछ बदलाव भी किए हैं, और वर्तनी जो शुद्ध और अशुद्ध लिखना हमें सिखाती है, और हम भाषा की विसंगतियों को, अर्थात भाषा की अशुद्धता को जब दूर करते हैं तो इन्हीं शब्दों के सार्थक विन्यास की ओर हमको ध्यान देना चाहिए कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हमारी भाषा की सुंदरता को समाप्त कर देती है। अतः हम विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें सार्थक शब्दों की ओर जाना होगा, क्योंकि व्याकरण में हमेशा सार्थक शब्दों को जगह दिया गया है। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि हम कभी भी अपनी वर्तनी को अशुद्ध ना करें, जिससे हमारी व्याकरण की सुंदरता बनी रहे। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा वर्ण विचार। उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, और अगर आप उसमें ध्यान देते हैं तो आपको आज स्वर, व्यंजन, विसर्ग, उत्क्षिप्त व्यंजन, आगत, ध्वनि और स्वरों के भेद, विशेषकर स्पर्श व्यंजन, जिसका हमने वर्गीकरण किया और जिसका एक वर्ग बनाया हमने, उसको एक सूत्र दिया आपको। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अवश्य याद करेंगे और आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब आपको पूरा पाठ समझाने के बाद मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ, जिसे आप अपना गृह कार्य समझें, और आशा करती हूँ कि आप इसे करके अवश्य रखेंगे। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, उत्क्षिप्त व्यंजन व आगत ध्वनि से आप क्या समझते हैं? धन्यवाद बच्चों।